नमस्कार आप सभी को। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिस्कस कर रहे थे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रीएम्बल और सेक्शन 1 बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की डेफिनेशन बताई गई है। जो मेन वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स यूज किए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई है, उनको आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 यहाँ पर डेफिनेशन की बात करता है, जो कि इस अधिनियम में कुछ डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 2 में क्लोज ए यहाँ पर डेफिनेशन बताता है कोर्ट। कोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अब कोर्ट तो आपको पता ही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होती है, और जब स्टेट लेवल पर जाते हैं तो हाई कोर्ट होती है, और जब नेशनल लेवल पर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में कौन कौन इंक्लूड होता है, यहाँ पर क्लोज ए की डेफिनेशन यहाँ पर यही बता रही है कौन कोर्ट में इंक्लूड होगा। यहां पर बताया गया है ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। देखिए, जो मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी बताया था कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, सेशन कोर्ट होती है, ठीक है। सेशन कोर्ट में एक जज होता है जिसको हम सेशन जज बोलते हैं, तो इनको हम मजिस्ट्रेट जजेस बोलेंगे। तो ये इंक्लूड होते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में। मतलब कि हर एक कोर्ट में आपको जजेस और क्या दिखेंगे, मजिस्ट्रेट दिखेंगे, तो ये इंक्लूड होते हैं वहां पर। या फिर एंड ऑल पर्सन, जो अदर पर्सन्स है वो सभी इंक्लूड होंगे। अदर पर्सन किसकी बात की गई यहाँ पर, जो एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, जो लीगली ऑथोराइज होते हैं, जो एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं। वहां पर जजेस और मजिस्ट्रेट तो करते ही है, जो ऑल अदर पर्सन होते हैं। ऑल अदर पर्सन जैसे कि एडवोकेट मान लीजिए, एडवोकेट भी एक ऑफिसर होता है कोर्ट का, उसको भी कोर्ट के अंदर एक क्या मान लिया जाएगा, एक कोर्ट का ही उसको पार्ट मान लिया जाएगा। वो कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, क्योंकि वहां पर वो भी एक एविडेंस रिकॉर्ड कराता है। तो उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीगली ऑथराइज, जो क्या करते हैं, एविडेंस वहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जो एविडेंस को वहां पर लेते हैं। लेकिन कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया आर्बिट्रेटर को। जो आर्बिट्रेशन होती है तो उनको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया कोर्ट की डेफिनेशन में। जो भारतीय हमारी साक्ष्य अधिनियम है वहां पर अप्लाई नहीं होगा। जो आर्बिट्रेशन होती है जहां पर, ठीक है, जो आर्बिट्रेटर्स वहां पर अपॉइंट होते हैं, तो वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसलिए वहां पर उसको कोर्ट में भी इंक्लूड नहीं किया गया है, वो एक अलग उसका प्रोसीजर होता है। तो जो क्लोज है सिंपली यहाँ पर कोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर यही बता रही है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम क्लोज बी में। क्लोज बी यहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा क्या बताया गया है। व्हेन वन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम, जब फैक्ट को डिक्लेयर किया गया है बाय दिस अधिनियम, हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग कि वो एक फैक्ट है, उसको हम बोलेंगे कि वो एक फैक्ट है, ठीक है। और आगे बताया टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, मतलब कि जो वो फैक्ट है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है अनदर रिगार्डिंग में, मतलब कि रिगार्ड टू अदर फैक्ट, तो उसी के रिगार्डिंग में वो एक कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगी वहां पर, कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, जब वो फैक्ट प्रूव हो जाता है तो उसको वहां पर एक कंक्लूसिव प्रूफ मान लेती है कोर्ट, जो वो फैक्ट वहां पर प्रूफ हो रहा है, रिगार्ड टू द अदर प्रूव्ड फैक्ट, जो अदर फैक्ट वहां पर उससे रिलेटेड वहां पर वो फैक्ट वहां पर प्रूव हो रहा है उसी के रिगार्डिंग में। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। देखिए, आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ यहां पर क्या कह रहा है। कंक्लूसिव प्रूफ यहां पर कह रहा है कि जब भी कोई फैक्ट प्रूव होता है, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर कोई भी फैक्ट प्रूव होता है और वो प्रूव होने के बाद कोर्ट वहां पर क्या करेगी, उसको डिस्प्रूव तो करेगी नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद तो जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी को वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपना एविडेंस दे। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। एक पर्सन क्या करता है, वो अपने मतलब कि रोड पे चल रहा होता है और पीछे से किसी पर्सन ने उसको एक डंडे से वार कर दिया, उसके सर में डंडे से वार कर दिया, लेकिन वहां पर उसको एक ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसको सर में चोट लग गई। तो फिर उसके बाद जब वो कोर्ट में उसने अपनी उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की, उसने एफआईआर दर्ज कराया उसके अगेंस्ट में, तो फिर वहां पर कोर्ट में ये प्रूव होता है, हो गया कि उस पर्सन ने उसके ऊपर डंडे से वार किया, और वहां पर जो कैमरे भी लेके थे कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया वहां पर वो।
तो वहां पर वो एडमिट कर लेगी कोर्ट कि हाँ इस पर्सन ने इसको एक डंडे से वार किया इसके सर पर और उसको वो पर्सन को वहां पर ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो यहां पर एक कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कोर्ट के पास। अब जो जिस पर्सन ने डंडे से वार किया उसके पास उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उस जो फैक्ट दिया है उस पर्सन ने, जो वहां पर वो उसके अगेंस्ट वो प्रूव हुआ है एविडेंस, उसके अगेंस्ट में वो वहां पर एविडेंस दे, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पर वो एक कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है। अब वो साफ साफ दिख रहा है कोर्ट को कि उस पर्सन ने उसके ऊपर डंडे से वार किया है, उसके सर पर ग्रीवियस हर्ट हुआ है, तो इस वजह से उस पर्सन को वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप यहां पर क्या दे अपने फेवर में, वो अपने फेवर में एविडेंस दे, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर कंक्लूसिव प्रूफ मान लेती है तो कोर्ट। तो क्लॉज बी में सिंपल सा कंक्लूसिव प्रूफ ये दिया गया है और कुछ नहीं है इसमें। और आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 में पढ़ा होगा। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या था, वहां पर 3 डेफिनेशन दी गई थी, कंक्लूसिव प्रूफ, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, ये 3 डेफिनेशन इंक्लूड की गई थी सेक्शन 4 में। लेकिन अब ये डेफिनेशन क्लोज में आ गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको, वो लास्ट में दी गई है डेफिनेशन को। शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम वो लास्ट में डेफिनेशन दी गई है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं स्टार्टिंग के बता रहा हूं आपको, सीरीज वाइज आपको बता रहा हूं, अल्फाबेटिकली ये डेफिनेशन बताई गई है इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्लोज सी में। क्लोज सी की डेफिनेशन यहां पर क्या बता रही है, डिसप्रूव्ड। अब डिसप्रूव्ड होता क्या है, देखिए डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा डिसप्रूव का मतलब यहां पर क्या है। इन रिलेशन टू फैक्ट, मतलब कि फैक्ट के रिलेशन में डिसप्रूव्ड होता है। अगर कोई फैक्ट पेश किया जा रहा है और उसको डिसप्रूव कर दिया, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब कोई मैटर आता है कोर्ट के सामने, ठीक है, और वहां पर कंसीडर कर लिया गया है कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ने वहां पर बिलीव कर लिया, द कोर्ट बिलीव्स दैट द फैक्ट दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोर्ट ने वहां पर कंसीडर भी कर लिया कि जो वो फैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो फैक्ट दिया गया है एक प्रूफ के तौर पे, एक एविडेंस के तौर पर, तो उसको वहां पर माना नहीं गया कि वो फैक्ट एग्जिस्टेंस में है। कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो कंसीडर नहीं किया कोर्ट ने कि वो एग्जिस्टेंस में है, वो नॉन एग्जिस्टेंस में है। सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, मतलब कि कुछ सर्कमस्टांसेस और पर्टिकुलर केसेस होते हैं, तो वहां पर कोर्ट तब देखती है कि वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा कोई फैक्ट, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पर कोर्ट सपोज कर लेगी कि वहां पर वो जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्लोज सी में डिसप्रूव दिया गया डेफिनेशंस का, जो क्लोज सी में डिसप्रूव डेफिनेशन दी गई है, ये सिंपली यहां पर यही बता रही है अगर कोई फैक्ट किसी पार्टी के थ्रू दिया गया है और वो फैक्ट वहां पर प्रूव ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो कोर्ट उसको क्या कर लेगी, उसको डिसप्रूव कर देगी, क्योंकि कोर्ट को लग रहा है वहां पर कि ये जो यहां पर प्रूफ दिया गया है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं उससे मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट उसको डिसप्रूव कर देगी, उसको मानेगी नहीं। तो प्रूफ वहां पर दिया गया है, जो एविडेंस वहां पर दिया गया है फैक्ट के तौर पर, तो उस फैक्ट को कंसीडर नहीं करेगी कोर्ट, फिर उसको क्या कर देगी, उसको डिसप्रूव कर देगी, उसको मानेगी नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी यहां पर यही बात कह रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं डिसप्रूव का मतलब यहां पर क्या है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, अब किसी पर्सन ने क्या करा, किसी के घर में चोरी कर ली जाकर, ठीक है, अब जिसके घर में चोरी की गई वो वहां पर प्रूफ ही नहीं कर पा रहा कि भाई इस पर्सन ने मेरे घर में चोरी किया, ठीक है, क्योंकि ना तो वो ये प्रूफ कर पाया इसके घर में से क्या चोरी हुआ है और ना ही वो ये प्रूफ कर पाया कि ये इसने मेरे घर में एंट्री करी। अब प्रूफ तो होना चाहिए ना उसके पास, अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के पास है। अब जब वो प्रूफ ही नहीं हुआ तो फिर वहां पर वो कैसे साबित करेगा कि इस पर्सन ने मेरे घर में चोरी किया, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट ने उसको डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने पहले आपको बताया था, जो मैंने कंक्लूसिव प्रूफ वाले में एग्जांपल दिया था, किसी पर्सन ने किसी पर्सन के सर में डंडे से वार किया, ठीक है, अब जिस डंडे से वार किया वहां पर, तो वहां पर जिस पर्सन ने डंडे से वार किया है वहां पर वो प्रूफ ही नहीं कर पा रहा कि यहां पर मैंने इस पर्सन को डंडा नहीं मारा उसके सर में, और ना मैंने उसको कोई ग्रीवियस पहुंचाने की कोशिश करी, वहां पर मेरी इंटेंशन नहीं थी, वहां पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा। और वहां पर अगर वो कोई भी ऐसा फैक्ट लाकर रख देता है और फिर कोर्ट वहां पर देखती है कि यहाँ पर तो जो केस के सर्कमस्टांसेस है वहां पर ये मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहां पर उसको डिसप्रूव कर देगी उसके फैक्ट को। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डिसप्रूव का मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है। डिसप्रूव यहां पर यही होता है जब कोई पार्टी कोई अपना प्रूफ लाकर देती है और कोर्ट वहां पर उस प्रूफ को नहीं मानती है, डिसप्रूव उसे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में।
अब चलते हैं क्लोज डी में। क्लोज डी में डॉक्यूमेंट की बात की गई है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अब डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? मीन्स एनी मैटर्स एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स ऑफ एनी मीन्स बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। देखिए मैं यहां तक आपको क्लियर कर देता हूं। जब कोई भी डॉक्यूमेंट दिया जा रहा हो तो वहां पर एक डिस्क्राइब वे में दिया जा रहा है ना। अब मान लीजिए कोई पेज है तो उस पेज को भी हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है उस फैक्ट को, ठीक है, जो भी कोई फैक्ट है तो उसको हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे एक प्रूफ के तौर पर, जो कि एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, ठीक है, जो एक्सप्रेसली डिस्क्राइब किया हुआ है वहां पर, जो देखकर समझ में आ रहा है उस चीज को, तो उसको हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे। जो भी उस डॉक्यूमेंट पर कोई भी फिगर हो, ठीक है, कोई भी मार्क्स वहां पर लिखा हो, कोई भी लेटर वहां पर प्रेस्क्राइब किए गए हो, तो इस तरह की चीजों को हम डॉक्यूमेंट वहां पर कंसीडर कर लेते हैं। और आगे क्या बताया गया है? और इंटेंडिंग टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड, ठीक है, उसको यूज किया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर मार्क्स, लेटर, फिगर वहां पर मेंशन किए हो, प्रेस्क्राइब किए गए हो, उसको डिस्क्राइब किया गया हो किसी फैक्ट को, तो उसको डॉक्यूमेंट मानेंगे, ठीक है, तो उसको वहां पर यूज कर सकते हैं एज एन डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर्स एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वहां पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं था डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। अब ये न्यूली यहां पर एडिट किया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। अब इसको भी यहां पर एक डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है, तो अब ये डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, वो इलस्ट्रेशन में दिए गए हैं। अब इलस्ट्रेशन आपको साइड में दिख रही होगी, ये यहां पर क्या क्या इंक्लूड करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। पहला है ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। जब कोई लिखा जा रहा हो किसी पेज पर, कोई प्लेन पेपर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसको एक फैक्ट के तौर पर लिया जा रहा है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट वहां पर बोलेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, तो उसको वहां पर एक डॉक्यूमेंट में लिखा जा रहा है ना, इन राइटिंग वे में, इन राइटिंग लिखा जा रहा है, तो उसे डॉक्यूमेंट मान लेंगे। वर्ड्स प्रिंटेड, जो प्रिंट किया गया है वर्ड्स को, जैसे कि हमारा प्रिंट आउट होता है, प्रिंटर होता है, उसको प्रिंट किया गया है तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट, जो फोटोग्राफ्ट होती है, ठीक है, जो फोटोज होती है, उसको भी एक डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा, तो इनको एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लिथोग्राफ्ट, फोटोग्राफ्ट और क्या है, प्रिंटेड वर्ड्स को। ए मैप और प्लान इज एन डॉक्यूमेंट। कोई मैप है, कोई प्लान तैयार किया गया है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, 3-4 पर्सन है, ठीक है, 3-4 पर्सन क्या करते हैं, वो रॉबरी करने की कोशिश करते हैं किसी बैंक में। अब वहां पर वो प्लान बना रहे हैं, वो वहां पर मैप बना रहे हैं, तो उसको एक डॉक्यूमेंट मान लेंगे ना कि भाई उन्होंने वहां पर ये तैयारी की है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर प्लान रचा है, तो उसको एक डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा एज एन प्रूफ, तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वहां पर डॉक्यूमेंट के तौर पर उसको मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज एन एविडेंस। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल, जब कोई उकेरा जाता है, किसी मेटल पर कोई चीज उकेरी जाती है, ठीक है, जैसे आपने किसी के घर के बाहर आपने देखा होगा प्लेट लगी होती है, उसमें उसके नाम लिखे होते हैं, उनके परिवार वालों के नाम लिखे होते हैं, हाउस नंबर लिखा होता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्स ही है, ठीक है, जिसको किसी मेटल पर उकेरा जाता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, किसी भी मेटल पर उकेरा जा रहा हो तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट्स मान लिया जाएगा। या फिर किसी स्टोन पर उकेरा गया हो कोई चीज, जैसे पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थरों पर कोई चीज उकेरी जा रही हो तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट मानेंगे। एक कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, जो कैरिकेचर होते हैं उसको भी एक डॉक्यूमेंट मान लेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उसको भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स मानेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में 6 में बताया भी गया है क्या क्या इंक्लूड होंगे। ईमेल्स हो गई, सर्वर लॉग्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कंप्यूटर में फीड किए गए हैं, जो कंप्यूटर्स में है, जो हमारा डाटा होता है कंप्यूटर्स में, उसको हम डॉक्यूमेंट्स मानेंगे। लैपटॉप और स्मार्टफोन को भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। अगर कोई भी उसमें कोई डाटा इंक्लूड है, डाटा उसमें फीड किया गया है एज एन डॉक्यूमेंट, तो उसको भी वहां पर क्या मानेंगे, हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे। जो मैसेजेस होते हैं उसको भी एक डॉक्यूमेंट मानेंगे। और जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर कोई डाटा है वहां पर, तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट मान लेंगे। कोई लोकेशन है, लोकेशन को लोकेशनल एविडेंस हम उसको कंसीडर करेंगे एज एन डॉक्यूमेंट्स। और वॉइस मेल मैसेजेस होते हैं, जो हम वॉइस मेल करते हैं मैसेज के तौर पर, तो उसको भी वहां पर एक डॉक्यूमेंट मानेंगे। जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उसमें स्टोर किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किया जाएगा। तो अब आपको पता लग ही गया होगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। अब आपको क्लियर हो गई होगी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहां पर क्या बता रही है और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं,
जो क्लोज ई में बताई गई है एविडेंस की डेफिनेशन। अब एविडेंस का मतलब यहां पर क्या है और इसमें क्या इंक्लूड होता है, एविडेंस का मतलब बताया गया और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है एविडेंस में। इसमें दो क्लोजेस दिए गए हैं। फर्स्ट क्लोज इसमें कहता है ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, जब स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में वहां पर कोई एविडेंस दिया जा रहा है, जहां पर कोर्ट परमिट करती है और रिक्वायरमेंट भी है वहां पर उस एविडेंस को लेने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वे में वहां पर जो स्टेटमेंट दी जा रही है उसको वहां पर रिक्वायरमेंट भी है लेने के लिए, तो कोर्ट वहां पर परमिट कर देगी, ठीक है, लेने के लिए जो भी एविडेंस वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वे में दिए जा रहे हैं। जो भी विटनेसेस होते हैं जो अपने वहां पर क्या देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, वो डिजिटल भी दे सकते हैं या फिर वो आकर भी दे सकते हैं। किसके रिलेशन में, एक फैक्ट के रिलेशन में। जो कोई फैक्ट है उसको प्रूव करने के लिए, अगर किसी फैक्ट को प्रूव करना है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी वहां पर एक एविडेंस अपना दे सकते हैं। किसके अंडर में, जब फैक्ट दिया जा रहा है इंक्वायरी में और एक स्टेट में, स्टेटमेंट्स वहां पर दी जा सकती है। अगर कोई इंक्वायरी वहां पर की करनी है तो उस इंक्वायरी में कोई भी स्टेटमेंट ली जा सकती है बाय द कोर्ट, वहां पर परमिट कर देगी, जिसको हम कह देंगे ओरल एविडेंस। क्लोज ई की डेफिनेशन में ही जो पहला इसमें क्लोज है, इसमें ओरल एविडेंस की बात की गई है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, जो वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर क्या दिए जा रहे हैं, वहां पर स्टेटमेंट दी जा रही है ओरल एविडेंस के तौर पर, मतलब कि बोलकर वहां पर ओरली एविडेंस लिए जा रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा कोर्ट में उनसे पूछा जाता है, ठीक है, फिर कोर्ट वहां पर सुनती है उनकी, और फिर जो आपने एडवोकेट्स को भी देखे होंगे जो वो ओरली अपना एविडेंस दे रहे हैं उसको वहां पर इन रिटर्न भी राइटिंग में लिखा जाता है कोर्ट में, तो इसको हम ओरल एविडेंस बोलेंगे। अब चलते हैं इसके क्लोज टू में ही। अब क्लोज टू में यहां पर बताया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर लिया जाता है, और वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में भी और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी वहां पर एक्सेप्ट कर लेगी कोर्ट। जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वे में जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स है उसको वहां पर दिया जा रहा है एज एन एविडेंस, वहां पर दिया जा रहा है एज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो कोर्ट वहां पर इंस्पेक्शन के तौर पर वहां पर ले लेगी उनसे जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज कॉल्ड, तो वहां पर इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा, जो क्लोज 2 में बताया गया है क्लोज ई के एविडेंस डेफिनेशन में ही। तो अब आपको क्लियर हो गया जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं और जो ओरल एविडेंस होते हैं, तो उनको यहां पर एक एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है, डिजिटल रिकॉर्ड के तौर पर भी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वहां पर लिए जा सकते हैं, जो स्टेटमेंट दी जा रही है एज एन विटनेस, ठीक है। तो अब आपको जो एविडेंस की डेफिनेशन है ये भी यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी, जो एविडेंस की डेफिनेशन यहां पर क्या बता रही है। अब चलते हैं एफ क्लोज में। एफ क्लोज में फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, फैक्ट का मीन्स और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें बताया गया है। इसमें जो क्लोज फर्स्ट है, क्लोज फर्स्ट यहां पर यही कह रहा है, फैक्ट का मतलब बता रहा है एनीथिंग, फैक्ट कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज जो एज एन प्रूफ वहां पर दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भी, डिजिटल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, और या फिर कोई अदर जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपको डेफिनेशन बताई है उनमें से कोई भी चीज हो सकती है, इसको हम एनीथिंग में ला देंगे। कोई भी वहां पर कोई भी चीज लाकर हम कह देंगे कि हमारा एक एविडेंस है, तो उसको एक फैक्ट मान लिया जाएगा। और अगला इसमें स्टेट ऑफ थिंग, जो थिंग का स्टेटस है, ठीक है, इसकी मतलब कि स्टेटस क्या है, थिंग का, इस चीज का स्टेटस क्या है, तो ये भी वहां पर एक फैक्ट मान लिया जाएगा, मतलब कि इस चीज का क्या स्टेटस है। कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्टेट रखता है, वहां पर एक एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वहां पर वो एक स्टेट रखता है एनफोर्सेबल बाय लॉ, और वहां पर वो कितना पुराना है वो भी वहां पर स्टेट किया जाएगा, ठीक है, स्टेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम स्टेट ऑफ थिंग्स बोल देंगे। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फैक्ट का मतलब यहां पर क्या है, एनीथिंग भी हो सकता है और स्टेट ऑफ थिंग भी हो सकता है। जो थिंग्स का स्टेटस है, स्टेटस हम बताएंगे, ठीक है, और आगे बताया गया है और रिलेशन ऑफ थिंग, मतलब कि उस चीज से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड कोई वहां पर फैक्ट, मतलब कि क्या कर रहा है उसके रिगार्डिंग में बता रहा है, मतलब कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के बारे में बता रहा है, एक इसको हम बोलेंगे इन रिलेशन टू थिंग्स, जो उस दूसरे फैक्ट से रिलेशन में है। ये यहां पर ये बता रहा है इन रिलेशन टू अदर थिंग्स। जो परसीव किया जा सकता है सेंसिस से, उसको भी हम फैक्ट ही बोलेंगे। जो परसीव किया जा रहा है एक सेंसिस से, जो अपने हम सेंसिस से समझ सकते हैं कि ये एक फैक्ट है, उसको भी हम एक फैक्ट मान लेंगे वहां पर। अब इसमें सेकंड क्लोज दिया गया है एनी मेंटल कंडीशन, जो मेंटल कंडीशन में है, ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, जहां पर कोई पर्सन कॉन्शियस है और वो मेंटल कंडीशन में है, तो उसको भी हम वहां पर एक फैक्ट बोलेंगे।
जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है पर्सन, उसको भी हम वहां पर बता देंगे कि वो पर्सन एक क्या है, फैक्ट है वहां पर, जिसको हम अनसाउंड माइंड पर्सन बोल सकते हैं, जो मेंटली वहां पर डिस्टर्ब्ड है, तो उसको भी हम फैक्ट ही बोलेंगे वहां पर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया जो फैक्ट है, फैक्ट को एक किस्म से हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्ट में कोई भी चीज आ सकती है, एनीथिंग, एनी अदर थिंग्स आ सकती है। और क्या बताया था मैंने, स्टेट ऑफ थिंग, जो थिंग का स्टेट है, उस फैक्ट का क्या स्टेटस है, उस फैक्ट से, उस फैक्ट के रिगार्डिंग कोई अदर फैक्ट वहां पर दिया गया है, मतलब कि जो फैक्ट है वो दूसरे फैक्ट के रिलेशन में है, उसको भी वहां पर एक फैक्ट मान लिया जाएगा, जो दूसरा फैक्ट उससे उसके रिलेशन में है। और जो हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं कोई भी फैक्ट, ठीक है, तो उसको भी हम वहां पर फैक्ट मान लेंगे। और दूसरे क्लोज में मैंने आपको बताया है जो मेंटल कंडीशन में है, जो कॉन्शियस पर्सन है, उसको भी वहां पर एक फैक्ट मानेंगे। अब फैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, फैक्ट में इंक्लूड होता है, इसमें इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उसको मैं उसमें से मैं आपको बताऊंगा। अब इलस्ट्रेशन आपको दिख रही होगी साइड में, इलस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है आप मेरे साथ देखिए और मेरे साथ पढ़िए। जो पहला इसमें बताया गया इलस्ट्रेशन, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर, जो सर्टेन ऑर्डर में वहां पर अरेंज किए गए हैं उन फैक्ट्स को, इन सर्टेन प्लेस, किसी प्लेस पर वहां पर अरेंज करके रखे गए हैं, उन क्या फैक्ट्स को, उन फैक्ट्स को अरेंज करके रखे गए हैं किसी प्लेस पर, तो उसको हम फैक्ट बोलेंगे। वो कोई भी चीज हो सकती है, जो जिस चीज को अरेंज करके रखा गया है, तो उसको हम बोलेंगे एक फैक्ट, और कुछ नहीं है। अब दूसरी इलस्ट्रेशन यहां पर क्या कह रही है, दैट अ पर्सन हियर्ड और सा समथिंग इज ए फैक्ट, जिस पर्सन ने कोई चीज सुनी हो या किसी पर्सन ने कही हो, उसको भी हम फैक्ट बोलेंगे। अब किसी पर्सन ने कोई चीज कही है तो उसको भी एक फैक्ट कहेंगे, और किसी पर्सन ने कोई चीज सुनी है उसको भी हम फैक्ट बोलेंगे। सुना और कहना ये दोनों एक फैक्ट है। ठीक है, अब आपको पता लग रहा होगा कि फैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब तीसरी इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है, दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट। अब किसी पर्सन ने कोई वर्ड कहे हैं, कुछ वर्ड्स वहां पर कहे गए हैं किसी पर्सन के थ्रू, तो उन वर्ड्स को भी एक फैक्ट मान लिया जाएगा। अब किसी पर्सन ने किसी पर्सन को कोई गाली दी है, ठीक है, तो उसको भी एक फैक्ट मान लेंगे। ठीक है, जिसने अब्यूसिव लैंग्वेज वहां का यूज वहां पर किया है, तो उसको हम फैक्ट बोलेंगे। और फोर्थ इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है, दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, जिस पर्सन ने होल्ड किए गए हैं कुछ ओपिनियन, उसको हम बोलेंगे एक फैक्ट। किसी पर्सन की कोई ओपिनियन है, ठीक है, किसी पर्सन ने कोई ओपिनियन दी थी, उसको हम फैक्ट बोलते हैं। और उसके पास कोई सर्टेन इंटेंशन थी, तो उस इंटेंशन में भी एक फैक्ट ही माना जाएगा। जो जिस पर्सन की कोई ओपिनियन है और उसकी क्या इंटेंशन है उस ओपिनियन के पीछे, उसको भी हम वहां पर एक फैक्ट बोलेंगे। और वो जो वहां पर ओपिनियन दी जा रही है, जो वहां पर उसकी इंटेंशन है, एक्ट इन गुड फेथ, तो उस गुड फेथ में जो एक्ट किया गया है वहां पर, उसको भी वहां पर हम फैक्ट मान लेंगे। जो वो गुड फेथ में वहां पर किया जा रहा है वो भी एक फैक्ट है वहां पर। और फ्रॉडुलेंटली, अगर वहां पर कोई भी एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू, तो वहां पर भी वहां पर वो क्या किया जा रहा है, एक फ्रॉडुलेंटली वे में, वहां पर फ्रॉड करने के इरादे से किया जा रहा है, तो वहां पर भी एक वो जो फ्रॉडुलेंटली वर्ड यहां पर दिया गया है, ये भी एक फैक्ट है। मतलब कि जब कोर्ट में कोई भी चीज लाई जा रही हो, तो वो फैक्ट में बताया गया है इसमें कि फैक्ट क्या क्या माना जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट क्या क्या माना जाएगा। और यूजेस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स है उनको यूज किया गया है, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को भी एक फैक्ट माना जाएगा इन अ पर्टिकुलर सेंसेस में। जब किसी पर्टिकुलर सेंस में कोई वर्ड यूज किया जा रहा है, पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जा रहा है, पर्टिकुलर सेंस है वहां पर, ठीक है, जो वहां पर वर्ड यूज किए जा रहे हैं उस स्पेसिफाइड टाइम में, तो उसको भी हम मान लेंगे कि वो एक क्या है, वहां पर वो एक फैक्ट है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गएगा जो इलस्ट्रेशन दी गई है कि फैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है और फैक्ट का मतलब क्या होता है। इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको 6 डेफिनेशन बता दी है, क्लोज ए से लेकर के क्लोज एफ तक। और जो आगे की फर्दर मेरी डेफिनेशन होगी, आप मेरी वो फर्दर डेफिनेशन मेरी नेक्स्ट वीडियो में जान लीजिए। मेरी जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे सेक्शन 2। जो सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन थी, पार्ट 2 में आप देख लीजिए, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी पार्ट, जो हमारे सेक्शन 2 है उन सभी से रिलेटेड जो आगे की जो फर्दर डेफिनेशन है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख लेना। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।